नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका संबंध हर उस आदमी से जो वाहन रखता है। वाहन चाहे दोपहिया हो या फोर व्हीलर या फिर बस हो या ट्रक। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में जो पर्यटनों के वाहनों के लिए जो नियम लागू हुए उसमें 15 साल पुराने वाहन खतरे में पड़ेंगे जो फिटनेस में नहीं है। एक खबर ये भी है कि 15 वर्ष पुराने डीजल के वाहन या जो बसें हैं या ट्रक है वो हट सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पूरी मान ली गई है। वो प्रदूषण को फैलाने वाले, प्रदूषण को बढ़ाने वाले हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि राज्य सरकार ने बजट में इस बात का ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा। हालांकि ये पुराना नियम है, लेकिन इसमें नई बात यह है कि अगर उनकी फिटनेस नहीं है तो वो स्क्रैप में जाएंगे। और स्क्रैप के भी जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप नया वाहन खरीदने जाएंगे तो आपके पुराने वाहन के पैसे नए वाहन में कट जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट मिलेगी। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन और साथ में रहेंगे स्टूडियो में पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कमल राठी जी आपसे। मामला सामाजिक सरोकार का है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले ये नियम दिल्ली में सख्ती से लागू हुआ था और दिल्ली में 15 वर्ष पुराने वाहन सड़कों पर चलना बंद हो गए थे। इसके चलते जो दूसरे राज्य थे, मध्य प्रदेश जैसे जहां राज्यों में ये नियम लागू नहीं था, वहां दिल्ली के वाहनों की बिक्री बढ़ गई थी और उसी के चलते सरकार ने ये नोटिस किया कि यहाँ दिल्ली जैसे शहरों के वाहन या महाराष्ट्र के वाहन बिकना ज़्यादा हो गए और वो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी राय कि सरकार ने जो नियम लागू किया है 1 अप्रैल से वो कितना सार्थक है और जनता को उससे क्या दिक्कतें होंगी और क्या सहूलियतें पर्यावरण को होने वाली हैं? आपकी राय। देखिए, ऐसा है कि जो बात अपन कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 तो 1 अप्रैल 2023 कोई आज या कल का निर्णय नहीं है। ये भारत सरकार की पॉलिसी में आज से 1.5-2 साल पहले ही ये निर्णय लिया गया था और ये तारीखें दी गई थी। दूसरा, मुझे लगता है नोटबंदी जैसा कोई पैनिक वाला इशू नहीं है कि भाई 15 साल के बाद की गाड़ी का रिन्यूअल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, एक आपके माध्यम से सभी प्रिंट मीडिया और अन्य जो भी देख रहे हैं उनको मैं ये चाहूँगा कि कल की खबर को थोड़ा सा डीप स्टडी करके ही खबर को दें, जिससे पैनिक वाली स्थिति लोगों में कि भाई 15 साल की मेरी गाड़ी है या 20 साल की गाड़ी है उसका क्या होगा, उस पैनिक स्थितियां ना बने। क्योंकि ये कोई ऐसा नियम नहीं आया है कि कल से गाड़ियां नहीं चलेंगी। देखिए, इसमें ऐसा है, फेज वाइज चीज़ों की बात की गई है पर्यावरण की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो सरकारी वाहन है वो जो 15 साल के हो गए उनको सरकार अपने स्तर पे हटा रही है। तो ये सरकारी वाहन की बात हो गई। आज हम प्राइवेट की बात करें तो जून 2024 के बाद से फेज्ड मैनर में जब ऑटोमेटेड उसका जो चेकिंग है उसका प्लांट लग जाए, हर स्टेट में हर जिले में फेज मैनर में लगेगा, उसके बाद फिटनेस के लिए गाड़ियां जाएंगी। जो गाड़ी 15 साल की हो जाएगी उसको अगर आगे चलाना चाहता है वाहन मालिक तो वो फिटनेस लेगा। फिटनेस के उपरांत ही उसका 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा। पहले भी 5 साल के लिए रिन्यूअल होता था, आज भी वही नियम लागू रहेगा। इसके अलावा इसमें जो फी स्ट्रक्चर है, जो पहले कुछ कम लगती थी, आज की तारीख में उसको बढ़ाया जाएगा। तो इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कल से 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पे नहीं दिखेगी। सरकारी वाहन अलबत्ता बिल्कुल नहीं दिखेंगे और सरकार की ये पॉलिसी है और ये पूरे भारतवर्ष में लाई गई है। इसको जैसे आप देखेंगे तो सारा स्क्रैप की भी अभी सिस्टम होना है, तो ये सब फेज होते होते 2-4-5 साल का समय अपने आप लगेगा। तो मुझे एकदम पैनिक सिचुएशन जो एकदम से खबर सुन के या खबर पढ़ के लगती है वो बिल्कुल नहीं है। आप इसको इत्मीनान से समझें, पूरी पॉलिसी को समझें, उसके बाद ही आपको कोई और निर्णय लेना है। तो बिल्कुल आज की स्थिति में कहीं ऐसी बात नहीं है कि 15 साल पुराना वाहन कल से सड़क पे नहीं दिखेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर जो हमारी चर्चा का मकसद भी ये है कि लोग सतर्क हो जाएं, अवेयर हो जाएं और जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से अपने वाहनों की फिटनेस करें और प्रदूषण छोड़ते जो निजी वाहन है वो उनको संभालें, वरना अगर वो फिटनेस में फेल हो जाएंगे तो फिर वो स्क्रैप में जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पूरे नियम से
24 लाख वाहन मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाले हैं। उसमें टू व्हीलर भी हैं, फोर व्हीलर भी हैं और फिर मालवाहक जो वाहन है, बस यात्री वाहन की हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट के काम में लगे होते हैं, और खासतौर से जो सरकारी वाहन है या पुलिस में जो वाहन पुराने लगे हुए हैं, उस सब इसकी रेंज में आने वाले हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, मामला पर्यावरण को लेकर भी है और इसके साथ साथ ये भी है कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनके लिए भी ये लाभ की बात हो सकती है, क्योंकि पुराने वाहन जब सड़क से हटेंगे तब उनके नए वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, और पुराने वाहन जब स्क्रैप में कटेंगे तो उनको जो बाहर से स्टील आयात करना पड़ रहा है वो भी उनके लिए एक तरह से सुविधा की बात होगी, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास है 23,000 करोड़ रुपए का जो स्टील है वो इसमें आयात किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए भी एक रास्ता तलाशा है, दूसरा पर्यावरण की भी चिंता की है। आपकी राय? लेकिन सख्ती कभी नहीं हुई, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सख्ती हो गई है और इसमें फीस बढ़ा दी गई है कि फिर से आप रिन्यूअल करवाओगे तो 5 साल के बाद में 5 साल और मौका मिलेगा, मतलब 15 और 15 के बाद में 5 साल और। वाहन यदि आपका ठीक है और प्रदूषण से यदि आप मुक्त है और अच्छा खासा है, धुआं नहीं दे रहा है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, तो 5 साल तक आप और चला सकोगे वाहन को। लेकिन 20 साल के बाद में वाहन चलाने की नहीं। इस चीज को तो बिल्कुल पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि 20 साल के बाद में वो टोटली कबाड़ा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन जी, मध्य प्रदेश में भोपाल ऐसा शहर है जहां पुराने वाहनों के बड़े मुरीद लोग हैं। पुरानी गाड़ियां जो एंटीक पीस होती हैं, जैसे कहते हैं कि जो पुरानी जीप 1950 मॉडल की यहाँ गाड़ियां मिल जाएंगी आपको, पुरानी कारें मिल जाएंगी और उनको लोग बड़े शौक से बनाकर चलाते हैं। तो भोपाल थोड़ा सा अलग किस्म का शहर है, यहाँ के लोगों का चिंतित होना ज़रूरी है और थोड़ा सा पैनिक भी होंगे वो कि अगर ये स्थितियाँ हैं तो उनके तो जो 15 साल पुराने वाहन है, 20 साल पुराने वाहन है, उन पर तो खतरे की एक तरह से तलवार लटक गई है। लेकिन राघवी जी, यहाँ एक चीज और समझना पड़ेगी। सरकार की दोनों रणनीति को आप समझो कि 15 साल के बाद में उसका फिटनेस करवाना है, फिटनेस का पुराना फार्मूला और फिटनेस की जाती है गाड़ियों को, तब जाके उनको पंजीयन मिलता है। ये और फिटनेस कैसे मिल जाता है, रिन्यू हो जाता है, ये प्रकरण आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसा जमा करने के बाद में हर गाड़ी को अनफिट होगी वो भी फिट हो जाएगी। इससे एक चीज तो होने वाली है कि सरकार की आमदनी बढ़ने वाली है। उस चीज को आप देख ले कि फोकस यही है कि सरकार की आमदनी कैसे बढ़ जाए और सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, अपना खजाना बढ़ा रही है, क्योंकि आप मान के चलिए कि रिन्यूअल में जितनी भी गाड़ियां आएंगी अनफिट होने के बाद भी फिट हो जाएंगी। आरटीओ को और आरटीओ की काम करने की शैली को सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि फीस देने के बाद में वहां 2-4 पैसे अधिक लगेंगे, फीस थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी, दलाल सक्रिय हो जाएंगे, दलालों को कुछ फीस ज्यादा मिलेगी। और ये पॉल्यूशन वाले जो चेकिंग पॉइंट बनते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं सब पता है सरकार को। लेकिन मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि सरकार की अच्छी खासी अर्निंग इसमें हो जाएगी। और जो चीज आप उठा रहे हैं कि भोपाल के अंदर जिनको कर नई तरीके से गाड़ियों को जो तैयार किया जाता है, बहुत हिंदुस्तान में इसका शौक भोपाल में ही बहुत अच्छा है। लेकिन जो गाड़ियां चलाई जाती हैं आमतौर से आप देखिए 15 साल पुरानी हो गई हैं, लेकिन वो इतना पॉल्यूशन को खतरा नहीं पहुंचाती जितना कि सरकारी वाहन और जो बसों पर जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दूषित वातावरण को पैदा करते हैं। तो इनके ऊपर अधिक फोकस होना चाहिए। और जहां तक राठी जी जो कह रहे हैं कि सरकारी वाहन, यदि सरकार अपने वाहनों को निकाल ले तो इनके सबसे ज्यादा कंडम वाहन इन्हीं के पास है। बिल्कुल। और ये अपने वाहनों को यदि हटा लेते हैं तो भोपाल के पर्यावरण को दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। जो हम देखते हैं कि पुलिस के जो पुराने, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डग्गे बोलते हैं, पुराने वाहन काला धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, एसएफ में चलते हैं, बटालियन में चलते हैं, और वो कई बार अपने जवानों को खाना देने भी जाते हैं और कई बार वो जवानों को लेकर भी जाते हैं। तो सरकारी वाहन, सरकारी बसें, सरकारी जो चीज़ें होती है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है। और उसके अलावा आशीष जी, जो परिवहन के वाहन है, जो बसें चलती हैं पुरानी, या अब जो सबसे बड़ी बात है खासतौर से जो डंपर चलते हैं रेत को लेकर, जो ढोने वाली बात 40-50 टन वो रेत भरकर चलते हैं, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि वो काला गाढ़ा धुआं छोड़ते हुए जाते हैं और वो जो इंजन की ताकत होती है, जो लोड होता है, उससे ज़्यादा भर कर जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो बड़े वाहन हैं वो मुझे लगता है कि इसकी चपेट में ज़्यादा आएंगे, और छोटे वाहन की जो फिटनेस है, फोर व्हीलर जो प्राइवेट चलते हैं, खासतौर से पेट्रोल वाहन मेरे ख्याल से बचे रहेंगे। डीजल वाहनों पर संकट ज़्यादा है। आपकी इसमें राय? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 40-40, 50-50 साल पुराने वाहन सरकारी भी चल रहे हैं अभी, और ये जो रेत के डंपर है ये भी बहुत पुराने हैं और ये चल रहे हैं।
तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन को लेकर के जो समस्या है इन्हीं की तरफ से आती है, प्रदूषण की जो समस्या है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि सरकार का जो निर्णय है कि उन्होंने 1000 वाहन अभी सरकारी चिन्हित कर लिए हैं जिनको वो 1 अप्रैल से ऑफ रोड कर देंगे, तो वो बिल्कुल सही फैसला है। उसकी जगह सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्लानिंग में है, तो ये ठीक है। संदेश सरकार की तरफ से शुरू होना चाहिए और सरकार की तरफ से ही उसको लागू भी होना चाहिए। अब आम आदमी की जो बात है, आम आदमी के पास जो गाड़ियां हैं, तो कई लोग मजबूरी में चला रहे हैं, कई लोग उसको मेंटेन करके चला रहे हैं, तो वो खतरनाक स्थिति वहाँ उसमें नहीं है। इसीलिए शायद ये किया गया है कि जो निजी वाहन है वो उनको एक बार फिटनेस से गुजरना होगा, वो ऑफ रोड नहीं होंगे, कंडम नहीं होंगे, लेकिन यदि उनकी फिटनेस नहीं पाई गई तो वो कंडम घोषित कर दिए जाएंगे। अब इसमें 2 बातें हैं। सरकार ने इसमें यह सोचा कि जब कंडम घोषित होंगे तो हमें 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिलेगा इस पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन जो छोटे तबका है, आम लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसको भी इस पे थोड़ा सा देखना होगा कि वो कहीं नियमों की चपेट में ना आ जाए। तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण से समझौता किया जाए, लेकिन इसको देखा जाए, क्योंकि आरटीओ में जिस तरह से भजकल दारम का खेल चलता है, जिस तरह से आदमी पिसता है वहाँ पे और वाजिब चीज़ों के 2 गुना फीस देना पड़ती है, वो फीस ऐसी होती है जो भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें उसकी चपेट में ना आ जाए। आदमी के अच्छे भले वाहन को वो संदिग्ध बता दें, फिर उसकी पैसे लें, फिर उसको फिटनेस दें, तो ये तो बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। अभी भी आरटीओ के पास आदमी सीधा जाके आरटीओ ऑफिस में काम कराने की हिम्मत नहीं रखता है, उसको 50 चक्कर काटने पड़ते हैं, वो दलालों के जरिए काम कराता है। तो फिर क्या आलम होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए और हो सकता है सोचा होगा। 40,000 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी भर अतिरिक्त जुटा लेने से के लक्ष्य से या उसके विचार से या उसकी कल्पना से ये सारी चीजें ना लागू हो तो अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदूषण से समझौता ना किया जाए, लेकिन ये देखा जाए कि वस्तु स्थितियां क्या हैं, ये उसको। और दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली की जो समस्या है वो अलग है। मध्य प्रदेश में उससे थोड़ी सी राहत है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो नियम लागू है कि वो जो पर्यावरण का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सारे उसके नियम सख्त कर दिए जाए ना, उसको उसमें वहीं देख लिया जाए कि प्रदूषण फैला रहा है या नहीं फैला रहा है। अभी तो ये है कि 200 रुपए दे के वहां पे मिल जाता है सर्टिफिकेट। अब फिटनेस की जहां तक बात है, तो सबसे ज्यादा तो अनफिट गाड़ियां डंपरों में चलती है और सरकारी चलती है और बसेस चलती है जो पूरे प्रदेश में दौड़ती हैं। वो मैंने सुना, अभी सबको याद होगा कुछ समय पहले भोपाल में एक मिनी बस चलते चलते मिनी बस की जो नीचे का जो फर्श होता है वो इतना गला हुआ था कि गिर गया था, और उसमें जो सवारियां बैठी थी रगड़ती हुई चली गई थी और कुछ डेथ भी शायद हुई थी उसमें। तो वो फिटनेस उनको कैसे मिली जब कमर्शियल वाहन पे लागू हुए? तो इस चपेट में आम आदमी ना आ जाए, ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन अगर प्रदूषण को दूर करना है, सब करना है, तो ठीक किया जाए सारी व्यवस्थाओं को और उस आदमी को प्रोत्साहित किया जाए कि भाई तुम ले लो ये वाहन, ये ले लो, ऐसा कर लो। एकदम से उस पर जैसे न पिल ना पड़ा जाए, कोई ऐसी स्थितियां ना बन जाए, और उसको बहुत धीरे धीरे करके उन चीज़ों को संभाला जाए। और अगर सरकार अपने स्तर पे पहल करेगी, इलेक्ट्रिक वाहन को या नए वाहनों को प्रोत्साहित करेगी, तो आम आदमी धीरे से समझ जाएगा। लेकिन मेरी जो बात है कि 15 साल के बाद जब फिटनेस से वो गुजरे तो वो आरटीओ के पैमाने से कुल मिलाकर इस कानून को धीरे धीरे लागू किया जाए। एकदम से लागू करने पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो और नीचे के लोग हैं, जो 2 व्हीलर चला रहे हैं या जिनके पास 4 व्हीलर है पुराना और किसी तरह अपने परिवार को लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इसकी चपेट में, क्योंकि नए वाहन खरीदने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। पुराने वाहन को वो चला नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? और तो पूरा से जूझने की उनकी पूरा जोर फिटनेस का है। वो अपने गाड़ियों के इंजनों की देखभाल ठीक से कराएं, ऑयल पानी बदलवाएं, डीजल फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज कराएं, ताकि गाड़ी धुआं ना छोड़े। और उसका पर्यावरण सर्टिफिकेट बड़े अच्छे से उनको सही पैमाने पर उनको मिल जाए, लेना चाहिए। कमल राठी जी, सीधी सी बात है कि सरकार चिंता कर रही है, और ये ऐसा नहीं कि दिल्ली में अगर प्रदूषण माने की समस्या है तो भोपाल में वो समस्या नहीं है। अब छोटे शहरों में भी समस्याएं हैं, क्योंकि हर जगह वाहन बढ़ गए, हर जगह जाम की स्थिति हो गई है, और पर्यावरण इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है कि आप देखिए कि मौसम भी, गर्मी बहुत तेज पड़ती है, और गर्मी के दिनों में अगर जाम की स्थिति लगती है तो आप देखिए कि चौराहों पर जो वाहन खड़े होते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं, उससे लोग भी दिक्कत में जाते हैं और मौसम भी बिगड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं, सरकार को भी इसमें आर्थिक लाभ होगा, स्क्रैप में जाएगा, उसमें सरकार को टैक्स मिलेगा। उसके साथ साथ जो हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब नई गाड़ियां बिकेंगी, पुरानी गाड़ियां चलन से बाहर होंगी,
तो वो गाड़ियां बिकेंगी। और जो सरकार का दूसरा जो बड़ा फोकस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस बहाने चलन में आएंगे, क्योंकि वो प्रदूषण रहित होंगे, वो पर्यावरण को भी ठीक रखेंगे, वो वाहन ध्वनि प्रदूषण भी कम करेंगे। तो बहुत सारी फायदे होने वाले हैं, लेकिन वो तब होंगे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत कम होगी, और लागत जब कम होगी तब लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। हमें लगता है कि ये एक दूरगामी सोच है। ये देश भर में इसको कड़ाई से अगर लागू किया जाएगा तो आप देखिए कि अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ी तादाद में बढ़ेंगे, 2 व्हीलर भी बढ़ेंगे और 4 व्हीलर भी बढ़ जाएंगे। आपकी राय? देखिए, ये वाला जो पॉलिसी है, ये कानून नहीं है, अभी तो पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना कानून बनाएंगे जी। तो इसमें हम कई नज़रिए से और कई चश्मों से इसको देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं जहाँ मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय और लोअर क्लास जो है वो अधिकतर है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स पे उस पे नियम आएंगे वो फेज्ड मैनर पे बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मुझे पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जब मैं प्रदूषण की बात करूं तो प्रदूषण के नज़रिए से ये जरूरी, लेकिन ये एक ही कारण नहीं है प्रदूषण का। सरकार के पास बहुत सारे अनेक कारण हैं प्रदूषण के, बहुत सारे नियम हैं प्रदूषण के लिए, लेकिन सरकार उन पे तो नज़रअंदाज कर रही है। तो यहाँ लगता है कि सरकार सिर्फ रेवेन्यू को देखना चाहती है, क्योंकि आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, भोपाल में खंती है, एक जगह शिफ्ट हुई दूसरी जगह चली गई, वहाँ पिछले 6 दिन से आग लगी हुई है। वहाँ प्रदूषण का स्तर आप जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ लोग कैसे रह पा रहे हैं। तो वहाँ सरकार 6 दिन से सिर्फ पानी में आग पे पानी डाल रही है, जो भी नियम विरुद्ध है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार प्रदूषण के लिए कितनी चिंतनीय है वो नहीं दिख रही है। ये चूंकि भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना था। भारत सरकार ने 2023 की गाइडलाइन दी है अप्रैल की, वही स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करा है। दूसरा जो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 2024 से है, तो जून 2024 के बाद लागू होगी। फिटनेस के लिए क्या रेट होंगे, उसके लिए जो नए एंटरप्रेन्योर रोजगार, इसमें रोजगार आएगा। अब देखिए, मैं बताऊं जितने चश्मों से आप देखना चाहें कि जो स्क्रैपिंग की पॉलिसी है उसमें स्क्रैप होने के लिए एक रोजगार खड़ा होगा, फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सिस्टम के लिए रोजगार खड़ा होगा। तो इसमें रोजगार भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। तो हम हर ढंग से, तो सरकार विन विन सिचुएशन पे जब तक ना लाके इस चीज़ों को रखती है, जब तक आम जनता का भला नहीं होगा। अगर आम जनता जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए सोचना है तो सरकार को विन विन सिचुएशन पे चीज़ों को लाना पड़ेगा। राठी जी, मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास की हम बात करें तो उसकी सुविधा के लिए नियम को तो नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि जो प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश के बारे में, हम सिर्फ 2 शहरों की बात करें, भोपाल और इंदौर की, तो पिछले 3 सालों में 250% प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो ये एक बड़ा फिगर है। अगर चीज़ों को डर के मारे कि इससे लोअर क्लास को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रदूषण वाले वाहन चलने दीजिए क्योंकि बेचारे गरीब हैं, तो आदमी नियम के हिसाब से अपने आप को फ्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर नियम हेलमेट पहनने के नहीं होते तो आदमी नहीं लगाता है, और हेलमेट पहनने का नियम होता तो वो लगा के चलता है। अलग बात है कि कई बार उसको 500 रुपये देने में दिक्कत जाती, लेकिन वो आपके भले के लिए है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें कमा रही पैसा, टैक्स मिल रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन पर्यावरण की चिंता भी जरूरी है आम जनता की। जी सर, एक लाइन ये बोलना चाहूँगा, जो आपने बात बोली बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज जब एनजीटी के ऑर्डर से एनवायरनमेंट प्लान बनना है तो वो 2 साल से भोपाल का एनवायरनमेंट प्लान नहीं बना पाए, और आप बात कर रहे हैं कि गाड़ी की बात। देखिए, तो बेशक कहीं ना कहीं मैंने बोला कि आप जिस चश्मे से देखना चाहो, जैसा रंग का चश्मा आप चाहोगे उस रंग का चश्मा इस पॉलिसी में नजर आता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि अगर सरकार एक काम नहीं करे तो फिर इसको भी ना करे। प्रदूषण कम करने के सिलसिले, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राहुल जी, दरअसल इसमें मामला बहुत सारी योजनाओं को हम साथ में देखते हैं कि सरकार की टैक्स इनकम बढ़ेगी, स्क्रैप जो विदेशों से आयात करना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत नहीं होता, हम जो फिगर हमारे पास है वो 23,000 करोड़ का सरकार को स्क्रैप बाहर से बुलाना पड़ता है स्टील बनाने के लिए, गाड़ियों के लिए। तीसरी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी बढ़ेंगे जब इस तरह की गाड़ियाँ चलन से बाहर होंगी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो व्यावसायिक वाहन हो, चाहे वो परिवहन के हो या यात्री वाहन हो। ये अगर नहीं लागू होगा तो फिर ये ढर्रा चलता रहेगा। लेकिन ये सही है कि इसको इतनी चतुराई से लागू किया जाए कि लोग इसके लिए आदी हो जाएं और उनको दिक्कतें ना हो। और दूसरा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो देखें कि अगर उनके वाहन फिट नहीं है तो उसकी फिटनेस दे, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं होगी तो फिर आपके वाहन स्क्रैप में चले जाएंगे और वो फिर बच नहीं पाएंगे। आपकी राय?
राघव जी, भोपाल शहर एक ऐसा शहर है कि अब आप देखोगे आप कि पहले टेम्पो चला करते थे, वो धीरे 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 बाहर हो गए। मिनी बस चलती थी, धीरे धीरे बाहर हो गई। मैजिक आए, धीरे धीरे बाहर हो गए। ये सब पॉल्यूशन के खतरे थे, जी। तो यहाँ के पर्यावरण को दिक्कत पैदा कर रहे थे, बहुत धुआं फेंक रहे थे, ये बाहर हो गए। अब आपे चले, धीरे धीरे वो भी बाहर हो गए। ई रिक्शा ने भोपाल शहर में पूरी जगह बना ली है। आप पूरे शहर में देखोगे हर जगह ई रिक्शा मिल रहा है। ई वाहनों की संख्या बढ़ गई। हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आज सेकंड हैंड बाइक यदि आप खरीदते हो तो 15 से 20 हजार रुपए मिल जाती है, लेकिन अभी सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहन नहीं मिले जिनकी कीमत आज 1.5 से पौने 2 लाख रुपए है। और पौने 2 लाख रुपए का कोई भी वाहन खरीदने की स्थिति में सामान्य वर्ग नहीं है। तो योजना है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और शहर को स्वस्थ राहुल जी, बनाने के लिए, मानते हैं। राहुल जी, इलेक्ट्रिक जी। व्हीकल तब सस्ते मिलेंगे जब इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कम मात्रा में जब उनका उत्पादन होगा वो बनेंगे तो वो महंगे होंगे। अगर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उनकी लागत भी घट जाएगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत घटेगी, चाहे वो टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मुझे लगता है कि इसमें 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वाहनों की मांग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते मिलेंगे। अगर अनफिट वाहन रास्ते से हटेंगे, सड़कों से हटेंगे, तो प्रदूषण घटेगा। और तीसरा ये कि इसमें कई बार अनफिट वाहनों से एक्सीडेंट भी, बहुत दुर्घटना काफ़ी होती है। मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उन पर जो रेत के डंपर चलते हैं, जो गिट्टी के डंपर चलते हैं, जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, जो सरकारी बड़े वाहन चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो उन्हीं से होता है। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर 2 व्हीलर और जो 4 व्हीलर होते हैं, खासतौर से पेट्रोल वाले, वो कम इस मामले में दुखदायी या नुकसानदेह हैं। जी। असल में क्या है कि ये जो बड़े वाहन चलते हैं ये ऐसे लोगों के हैं जिन पर सरकार का भी जोर नहीं चलता। जी। ये कहीं ना कहीं से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ले आएंगे और फिर सड़कों पे चलेंगे। जो सरकार का जोर जो चलता है वो 2 व्हीलर चला रहे हैं, जो 4 व्हीलर चला रहे हैं, आशीष जो जी, आम लोग उन पे आशीष जी जोर ने, चलता है। राहुल जी पहले ही कहा कि जो गड़बड़ झाला आरटीओ में होता है, अनफिट वाहन भी चलते रहते हैं। अनफिट वाहनों को फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर वो चलते हैं। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि जो वाहन ने एक्सीडेंट किया वो फिट ही नहीं था, फिर वो चल कैसे रहा था, तब वो चीज़ें निकल के आती है। लेकिन वो दुर्घटना के बाद आती है। अंतिम टिप्पणी आशीष जी आपके पास कि ये जो सारा मामला है, सरकार की नीयत अच्छी है, पर्यावरण के लिए जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में 250% सिर्फ 2 शहरों में प्रदूषण बढ़ा है। इंदौर भोपाल की हम बात करें, वाहन बढ़ गए हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, और गर्मियों में ये और दुखदायी होता है। आपकी अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल, जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ी है और उनका बेतरतीब विकास हुआ है, तो उससे ये सारी समस्याएं और तेजी से बढ़ी हैं। जब आबादी बढ़ेगी तो वाहन भी बढ़ेंगे। तो जब वाहन बेचा जाता है, जब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसी समय नियम शर्तें अब मुझे लगता है आगे से इसको लागू कर देनी चाहिए, कि ताकि जब किसी को अचानक इस तरह की परेशानियों से जूझना ना पड़े। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण जो है वो एक गंभीर चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद फिर यही बात आती है कि सरकार की नीयत ठीक है, मगर वो नियमों का जो झमेला है उसमें आदमी कम से कम फंसे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में अगर ये नियम लागू किया जाता है और इसको संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाता है, वो सरकारी उस तरीके से नहीं, संवेदनशीलता के साथ इसको लागू कर दिया अभी जाए, तो ये है कि दिल्ली के जो वाहन 15 साल के बाद श्रम के बाहर हो गए थे, हाँ, वो यहाँ आगे बिकते उनकी हैं। कीमत वहाँ 50,000 थी। लेकिन वही वाहन मध्य प्रदेश में या भोपाल इंदौर की बात करें तो वो 2.5-3 लाख के बिक जाते हैं। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में दिल्ली के वाहन पिछले दिनों बड़ी तादाद में यहाँ के रजिस्टर्ड हो रहे थे। तो ये एक बड़ा खतरा मुझे लग रहा था कि सरकार को भी लगा, और जैसा सबने बताया कि केंद्र सरकार के नियम थे कि वो अप्रैल 2023 से इस नियम को लागू करे। तो सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश का पालन किया है। अब राज्य सरकारों की जिम्मा है कि वो इसको कितनी कड़ाई से, कितनी सुविधा से लागू करे। लेकिन आम जनता की जागृति भी जरूरी है, वो अपने वाहनों को फिट रखे और कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए, ताकि जो डीजल पेट्रोल की चीज़ें हैं वो कम हो। तीनों मेहमानों का मैं साधुवाद करूंगा कि चर्चा में चलिए। राहुल जी आपका धन्यवाद, राठी जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे मामले में अपने विचार व्यक्त किए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सड़कों से 15 साल पुराने वाहन फिटनेस के बिना चल नहीं पाएंगे। अगर वो अनफिट हुए तो स्क्रैप में जाएंगे। इसलिए आप वाहनों की चिंता करें और उनको बचाए रखें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।